नमस्कार दोस्तों। 2010 की एक अंधेरी रात छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में सीआरपीएफ के जवानों का एक कॉन्वॉय रूटीन पेट्रोल से वापस आ रहा था। अचानक जंगल की खामोशी टूट जाती है गन फायर की आवाज से। 76 यानी कि 76 ब्रेव सोल्जर्स अपनी जान गंवा देते हैं, अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं। ये हमला इंडिया के इतिहास में सबसे डेडली एम्बुशेस में से एक बन जाता है। सवाल ये आता है कि हमलावर कौन थे? हमलावर कोई फॉरेन टेररिस्ट नहीं थे, कोई दुश्मन के सिपाही भी नहीं थे, बल्कि हमारे अपने देशवासी माओवादी थे। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 में। वही जंगल जहां कभी गोलियों की आवाज आती थी, अब एक अलग आवाज से गूंजता है, सरेंडर करते हुए माओवादियों की आवाज, जो अपने हथियार डालकर अमन का रास्ता चुनना चाहते हैं। अब सवाल यह आता है कि हम यहां तक कैसे पहुंचे, कैसे भारत ने उस जंग को जीता जो पिछले 5 दशकों से चलती आ रही। एक ऐसी जंग जो इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि हमारी पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है, जो दुश्मनी है, वो भी इसके सामने सिंपल या फीकी लगने लग जाती। आज मैं आपको ये कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी आइडियोलॉजी की कहानी है, वायलेंस की कहानी है, उम्मीद की कहानी है और अल्टीमेटली अमन और शांति की कहानी। यह है भारत की सबसे लंबी इंटरनल दुश्मनी को हराने की कहानी, एक अनकही कहानी। चलिए मैं आपको ले चलता हूं 1967 में वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबारी में, जहां कुछ ऐसा हो रहा था जो भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस कहानी को समझने के लिए आपको पहले जानना होगा एक आदमी के बारे में जो हजारों किलोमीटर दूर चाइना में था, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग कोई आम लीडर नहीं था, वो कम्युनिस्ट चाइना का फाउंडिंग फादर था। एक रिवोल्यूशनरी जो मानता था कि पावर बंदूक की नाल से निकलती है। उसकी फिलॉसफी सिंपल थी, लेकिन उतनी ही ज्यादा खतरनाक। उसका मानना था कि अगर सिस्टम करप्ट है तो उसे रिफॉर्म करने की कोशिश मत करो, उसको बदलो मत, उसको कंप्लीटली निस्तो नाबूद कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो और नया सिस्टम बनाओ। उसके मेथड्स बहुत ज्यादा ब्रूटल थे। चाइना में उसने किसानों को ऑर्गेनाइज किया, इकट्ठा किया वहां के सिस्टम के खिलाफ और रिवोल्ट किया, गुरिल्ला वॉरफेयर यूज किया गवर्नमेंट को हटाने के लिए, और मानता था कि वायलेंस सिर्फ एक्सेप्टेबल नहीं बल्कि बेहद जरूरी है रिवोल्यूशन के लिए। माओ के आइडियाज ने ऑलरेडी चाइना को काउंटर कर लिया था। अब वो आइडियाज भारत की सरजमी पर अपने पैर जमाने वाले थे। और यहाँ एक बात और क्लियर कर देता हूँ जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। आप कभी सुनते हैं कि नक्सलाइट अटैक हुआ, कभी सुनते हैं कि माओविस्ट वायलेंस हुआ, तो ये सेम है या अलग अलग है? देखिए, ओरिजिनली जो नक्सलवाद है वो सिर्फ इंडिया का था, इंडिया की लोकल प्रॉब्लम थी, जमींदारों के खिलाफ किसानों का रिबेलियन, बेसिक राइट्स की लड़ाई। लेकिन जो माओवाद था ये चाइना से आया कॉन्सेप्ट था, कंप्लीट गवर्नमेंट बदलने के लिए, कंप्लीट सिस्टम चेंज करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम के साथ जो लोग नक्सलबारी में सिंपल लैंड राइट्स और अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, वो माओ की फिलॉसफी अडॉप्ट करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सिर्फ लोकल चेंजेस करने से कुछ नहीं होगा, बदलाव बड़े होने चाहिए। आज प्रैक्टिकल टर्म्स में जब मीडिया नक्सलाइट कहता है, वो एक्चुअली माओविस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले सेम ग्रुप्स के लिए यूज होता है। ओके, नाउ बैक टू अवर टॉपिक। बंगाल के उस छोटे से गांव नक्सलबारी में लोकल कम्युनिस्ट पार्टी वहां की जो थी वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। किसान प्रोटेस्ट के साथ, पीसफुल प्रोटेस्ट के सालों बीत जाने के बाद भी गरीब किसानों के लिए कुछ भी नहीं बदला था। वही पुराने जमींदार लैंड कंट्रोल करते थे, वही पुराने पॉलिटिशियंस झूठ बोलते थे और वही पुरानी गरीबी आम लोगों की आत्मा को कुचलती थी। फिर लगती है चिंगारी। मार्च 1967 को माओ की टीचिंग से इंस्पायर होकर पेजेंट्स यानी छोटे गरीब किसानों ने एक ग्रुप बनाया और फैसला किया कि अब उन्हें मैटर अपने हाथों में लेना होगा। उन्होंने फोर्सफुली एक बड़े जमींदार की जमीन पर कब्जा कर जमा लिया, और जब पुलिस उन्हें निकालने के लिए आई तो जो हुआ उसने सब कुछ बदल के रख दिया। पुलिस ने फायरिंग की, 9 औरतें और 2 बच्चे, इनकी मौत हो गई। लेकिन रिबेलियन को क्रश करने की बजाय इस इंसिडेंट ने उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। न्यूज आग की तरफ पूरी भारत में फैल गई। कलकत्ता के कॉफी हाउस में स्टूडेंट्स ने पैशनेट डिबेट की इस टॉपिक पे। दिल्ली के इंटेलेक्चुअल्स ने आर्टिकल्स लिखे इस मुहिम को सपोर्ट करते हुए। जो नक्सलबारी शब्द था वो एक युद्ध घोष बन गया था, बैटल क्राई बन गया था। इस स्टोरी में जो फैसिनेटिंग बात है दोस्तों, वो ये है कि ये मूवमेंट जेन्युइनली गुड इंटेंशन से स्टार्ट हुई थी। अर्ली नक्सलाइट्स क्रिमिनल या टेररिस्ट नहीं थे, ये आइडियलिस्टिक यंग लोग थे जो हर जगह इनजस्टिस देखते थे और उसे फाइट करना चाहते थे। कलकत्ता, दिल्ली और दूसरे शहरों की यूनिवर्सिटीज में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने अपनी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ दी इस रिवोल्यूशन को ज्वाइन करने के लिए। वो माओ की लिटिल रेड बुक जो किताब थी उसको एक पवित्र ग्रंथ की तरह पढ़ते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों से इंडिया की जो आज़ादी थी वो फेक थी, रियल पावर अभी भी अमीरों और ताकतवर लोगों के पास ही है, और सिर्फ वायलेंट रिवोल्यूशन से गरीब लोगों को आज़ादी मिल सकती है, असली आज़ादी मिल सकती है। मूवमेंट का अपील जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग था। यहाँ एक फिलॉसफी थी जो प्रॉमिस करती थी कि दुनिया को उल्टा पुल्टा कर देगी, जो लास्ट है उसको फर्स्ट बना देगी, जो फर्स्ट है उसको लास्ट बना देगी, यानी अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देगी। यंग माइंड्स जो ऑलरेडी असमानता से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थे, वो चारों तरफ देख रहे थे। उन्हें लगता था कि उन्हें माओइज्म के रूप में एक ऐसा हथियार मिल गया है जिसका इस्तेमाल करके वो अपने चारों तरफ होने वाले भेदभाव और असमानताओं को फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से स्टोरी एक डार्क टर्न लेती है। जो स्टूडेंट एक्टिविज्म के रूप में स्टार्ट हुई थी, ग्रेजुअली वो कुछ ज़्यादा ही भयानक और सिनिस्टर रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई। 1970s आने तक
मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो चुका था। स्टूडेंट रिवॉल्यूशनरीज या तो गिव अप कर चुके थे और अपनी कंफर्टेबल लाइफ में वापस चले गए थे, या फिर वो अंडरग्राउंड हो गए थे भारत के रिमोट आदिवासी क्षेत्रों में असली फाइट को ज्वाइन करने के लिए। और ये इवोल्यूशन कुछ इस तरह से था। सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के जो ट्राइबल बेल्ट्स थे वो नए बैटल ग्राउंड बन गए थे। यहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पार्ट्स में माओविस्ट को मिला अपना परफेक्ट रिक्रूटिंग ग्राउंड। मैं आपको एक पिक्चर पेंट करता हूँ इन एरियाज की। 1980s और 90s में इमेजिन कीजिए वो विलेजेस जहाँ नियरेस्ट स्कूल 200 किलोमीटर दूर था, जहाँ सिर्फ एक कच्ची रोड थी जो मानसून में बिल्कुल चलने लायक नहीं रहती थी, जहाँ जो सबसे पास का अस्पताल था वो दूसरे जिले में था, और अगर रात को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती तो आप अपने भरोसे थे या भगवान के। लिटरली ऐसा ही हाल था। जहां गवर्नमेंट ऑफिशियल सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर वोट मांगने के लिए आते थे, फिर 5 साल के लिए गायब हो जाते थे। इस वैक्यूम में माओविस्ट आए थे एक बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग नैरेटिव के साथ। उन्होंने लोगों को बताया कि गवर्नमेंट ने तुम्हें छोड़ दिया है, पॉलिटिशियंस तुम्हें भूल गए हैं, अमीर कंपनीज तुम्हारी जमीन चुराना चाहती है और तुम्हें कुछ भी नहीं देना चाहती, तुम्हारी उम्मीद सिर्फ हम हैं। और पता है क्या, कई केसेस में वो बिल्कुल सही कह रहे थे। आदिवासी लोगों के पास बिल्कुल ही लेजिटिमेट शिकायतें थी, बिल्कुल सही प्रॉब्लम्स। वो ऐसे ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। माइनिंग कंपनीज उनकी पैतृक संपत्ति, जो पैतृक उनकी जमीन है, उनको लिए जा रही थी और कंपनसेशन यानी कि मुआवजा ना के बराबर देती थी। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उन्हें जंगल में जाने से रोक देते थे, जो सदियों से उनका घर हुआ करता था। उनके लिए बनी गवर्नमेंट स्कीम्स करप्ट ऑफिशियल्स लूट रहे थे। 1990s आते आते जो लड़ाई एक छोटे से गांव से स्टार्ट हुई थी, वो बन गई थी एक व्यापक विरोध की लड़ाई। अगर आप इंडिया का मैप देखते और सारे माओविस्ट इफेक्टेड एरियाज को रेड मार्क करते चले जाएं, तो आपको एक कॉन्टिन्यूअस कॉरिडोर टाइप का दिखेगा, जो नेपाल की बॉर्डर से आंध्र प्रदेश तक है। इसे ही रेड कॉरिडोर कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, भारत के जियोग्राफिकल एरिया के रफली 1/3 यानी कि 1/3 में गवर्नमेंट का रेड प्रॉपर्ली नहीं चलता था। पुलिस स्टेशन रेगुलरली अटैक किए जाते थे। जो गवर्नमेंट स्कूल्स थे उन्हें जला दिया जाता था। माओविस्ट उन्हें स्टेट ऑपरेशन का सिंबल मानते थे। रोड ब्लॉक कर दिए जाते थे, ट्रेन जो है वो पटरियों से गिरा दी जाती थी, डिरेल कर दी जाती थी, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कांस्टेंट डर में जीते थे। लेकिन इस स्टोरी का सबसे ट्रेजिक पार्ट ये था कि इस मूवमेंट ने अपनी ही आइडियल्स को बिट्रे कर दिया। जो गरीब लोगों के लिए फाइट के रूप में स्टार्ट हुई थी, ग्रेजुअली वो बन गई थी ताकतवर लोगों के लिए सुरक्षा कवच। मैं आपको रेड कॉरिडोर की इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा। माओविस्ट एक पैरेलल टैक्स सिस्टम चलाते थे। हर माइनिंग कंपनी, हर कॉन्ट्रैक्टर, हर बिजनेसमैन जो उनके एरिया में ऑपरेट करते थे, उसे रिवोल्यूशनरी टैक्स देना पड़ता था। और जो इसको देने से मना करते थे, जो रिफ्यूज करते थे, उन्हें घातक परिणामों का सामना करना पड़ता था। वो खुद भी इलीगल माइनिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए थे। वही ट्राइबल लैंड्स जिनकी वो प्रोटेक्शन का क्लेम करते थे, वो इलीगली माइन कर रहे थे उसे। माओविस्ट लीडर हेफ्टी कट्स, मतलब मोटे कट्स लेते थे प्रॉफिट से। जो मूवमेंट एक्सप्लॉइटेशन फाइट करने के लिए स्टार्ट हुई थी, वो बन गई थी सबसे बड़ी एक्सप्लॉइटर। और ये जो माओविस्ट थे, वो जमींदारों से ज्यादा क्रूर और खतरनाक थे। मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूँ, लेकिन ये जो नंबर्स हैं वो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं। 2005 से 2015 के बीच 10,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे इस कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन हर नंबर के पीछे एक ह्यूमन स्टोरी है। मैं कुछ घटनाएं शेयर करता हूं आपके साथ। पहली है कांस्टेबल रमेश कुमार की स्टोरी। कांस्टेबल रमेश कुमार छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी। नई नई शादी हुई थी। अपने माता पिता के लिए घर बनाने का सपना था उनका। 2009 में वो उसी पेट्रोल कंपनी का हिस्सा थे जो माओविस्ट एम्बुश की चपेट में आ गई थी। उनकी बॉडी लैंड माइन के एक्सप्लोजन से इतनी म्यूटिलेट हुई, इतनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई कि उनकी फैमिली उन्हें सिर्फ उनकी पहनी हुई वेडिंग रिंग से पहचान पाई। एंड वेट, देयर इज मोर। सोनी नाम की एक लड़की, 16 साल की ट्राइबल गर्ल, झारखंड से। माओविस्ट उसके गांव आए और उस 16 साल की मासूम को कन्विंस किया कि वो ट्राइबल राइट्स, आदिवासी लोगों के राइट्स, हक के लिए लड़ रहे हैं, और उसको बातों बातों में अपने साथ शामिल कर लिया। उन्होंने उसे ये नहीं बताया कि उसे ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, एनकाउंटर्स में उसको सबसे आगे रखा जाएगा, वेपन्स और एक्सप्लोजिव कैरी करने के लिए फोर्स किया जाएगा, और जो सीनियर कमांडर्स हैं वो उसका सेक्सुअल अब्यूज करेंगे। वो फाइनली 2018 में एस्केप तो कर पाई, लेकिन उसके दिमाग और आत्मा के घाव अभी भी भरे नहीं हैं। जो लोग आज भी घर बैठे इसी कमरों में माओविस्ट आइडियोलॉजी को रोमांटिसाइज करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये वही आइडियोलॉजी है जिसने सोनी जैसी मासूम ट्राइबल लड़की को टॉर्चर किया और हमारे जवानों को बर्बरतापूर्ण शहीद किया। तुम्हारा ये इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी उनके खून का जिम्मेदार है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। सालों तक गवर्नमेंट का रिस्पांस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और इनफेक्टिव था। अलग अलग स्टेट्स के अप्रोचेस अलग अलग थे। कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई क्लियर स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो एक्चुअली फाइट क्या कर रहे हैं, वो किससे लड़ रहे हैं। कुछ स्टेट्स ने प्योरली मिलिट्री एक्शंस पे निर्भरता अपनी दिखाई कि पुलिस भेजो, माओविस्ट का एनकाउंटर करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये अप्रोच बहुत ही बुरी तरीके से फेल थी, क्योंकि सिर्फ गोलियों से किसी आइडियोलॉजी को नहीं हराया जा सकता। दूसरी स्टेट्स ने प्योर डेवलपमेंट मेथड ट्राई किया कि रोड बनाओ, स्कूल बनाओ, जॉब क्रिएट करो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये माओवाद की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये भी फेल हो गया, क्योंकि जब माओवादी
एक्टिवली डेवलपमेंट वर्क को खराब कर रहे थे, सबोटाज कर रहे थे, तो स्कूल और रोड फंक्शंस ही नहीं कर सकते थे। ब्रेक थ्रू तब आया जब गवर्नमेंट ने फाइनली समझा कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है जिसके लिए एक विस्तृत सोल्यूशन चाहिए। 2009 में यूपीए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ऑपरेशन ग्रीन हंट, इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन। पहली बार एक कोऑर्डिनेटेड, वेल फंडेड, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थी माओवाद के इस थ्रेट को डील करने के लिए। ये मैसिव ऑपरेशन पिक्चर कीजिए आप लोग, हजारों सीआरपीएफ जवान जंगल वॉरफेयर में फुली ट्रेन, मॉडर्न वेपन्स और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस, हेलीकॉप्टर और इंटेलिजेंस नेटवर्क से सपोर्टेड और सिस्टमेटिकली रेड कॉरिडोर के थ्रू मूव किए जा रहे हैं और हंट किए जा रहे हैं। लेकिन ग्रीन हंट सिर्फ मिलिट्री एक्शन के बारे में नहीं था, इसके 4 पिलर्स थे, इसके 4 स्तंभ थे: सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, राइट्स एंड इंटाइटलमेंट और पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट। सिक्योरिटी कंपोनेंट फोकस कर रहे थे प्रोफेशनल इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशंस पे, रैंडम इनकाउंटर्स करने के बजाय। जो डेवलपमेंट कंपोनेंट था वो अफेक्टेड एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे फोकस कर रहा था। राइट कंपोनेंट इंश्योर कर रहे थे कि आदिवासी लोगों के जो लेजिटिमेट कंसर्न हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो ठीक तरीके से देखें और उसको सॉल्व करें। और जो परसेप्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट था वो काम कर रहा था आदिवासी लोगों का और उन एरियाज में रहने वाली जनता का मन और दिल जीतने के लिए, उनका भरोसा जीतने के लिए। इनिशियली ऑपरेशन ग्रीन हंट की बहुत निंदा भी हुई। ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने गवर्नमेंट को दोषी ठहराया कि बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव फोर्स का यूज किया जा रहा है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने इसे वॉर अगेंस्ट द पुअर तक कहा, और ये वही इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनकी अभी ऊपर मैंने बात की थी। खैर, इस ऑपरेशन ने ग्रेजुअली रिजल्ट्स भी दिखाए। जिस चीज ने वास्तव में गेम चेंज किया वो था इंटेलिजेंस। सालों तक सिक्योरिटी फोर्सेस जंगल में अंधे फाइट किए जा रही थी। उन्हें पता नहीं था कि माओवादिस्ट कहाँ हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं ये सब। ये ड्रामेटिकली चेंज हुआ 2014-2015 के राउंड अंडर एनडीए गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने हेविली इन्वेस्ट किया ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स पर, टेक्निकल सर्विलांस पर और डेटा एनालिसिस में। जिन माओवादिस्ट ने सरेंडर किया उन सब ने बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और आंतरिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। लोकल ट्राइबल पीपल जो माओवादिस्ट एक्सटॉर्शन और हिंसा से परेशान थे, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कोऑपरेशन किया और इसके रिजल्ट्स ड्रामेटिक थे। हाई प्रोफाइल माओवादिस्ट लीडर्स जो दसियों सालों से अंडरग्राउंड थे, अचानक पकड़े जा रहे थे, एलिमिनेट हो रहे थे। उनकी जो आर्म्स सप्लाई चेन है वो भी डिस्टर्ब हो रही थी, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स भी इंटरसेप्ट हो रहे थे। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक था सरेंडर पॉलिसी। गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि प्योरली मिलिट्री सॉल्यूशंस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। आप माओवादिस्ट लीडर्स को मार तो सकते हैं, लेकिन अगर स्थिति वही रही जो इन लीडर्स ने बनाई है, उस सीख को, उस परिस्थिति को नहीं बदला गया, तो नए लीडर्स पैदा होते रहेंगे। इसलिए उन्होंने डेवलप की कॉम्प्रिहेंसिव सरेंडर और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। कोई भी माओवादिस्ट जो सरेंडर करता था उसे कुछ पर्क्स मिलते थे, कुछ चीजें मिलती थी। पहली कि उसको 6 लाख रुपए तक इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था। दूसरा, उसको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तीसरा, जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस। चौथा, लीगल इम्यूनिटी, सीरियस क्राइम जैसे मर्डर्स को छोड़कर, फैमिली के लिए प्रोटेक्शन और उसको लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन सपोर्ट। लेकिन जो सबसे जरूरी था वो था कि उन्हें डिग्निटी और रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता था, क्रिमिनल्स की तरह नहीं, बल्कि मिसगाइडेड इंडिविजुअल्स की तरह जिन्होंने गलत रास्ता चुन लिया है। और इसका असर भी बहुत जबरदस्त था, बहुत ही इंपैक्टफुल था। माओवादी जो दसियों सालों से जंगल में रहते थे, हर समय डर में जीते थे, सडनली माओवाद की दलदल से बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा था उनको। सरेंडर पॉलिसी ने माओविस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इतने दरार बना दी थी कि पूछे नहीं। जैसे कुछ फ्रैक्शंस को लगता था कि लड़ाई जारी रखनी चाहिए या नहीं, या फिर गवर्नमेंट का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जब सरेंडर स्टार्ट हुए तो उन्होंने डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया, मतलब एक के बाद एक माओवादी लीडर्स और उसके कमांडर सरेंडर किए जा रहे थे। जब सीनियर माओविस्ट कमांडर सरेंडर करते थे तो वो अपने साथ डिटेल इंटेलिजेंस और अपने फॉर्मर कॉमरेड्स की जानकारियां भी देते थे। ये इंटेलिजेंस लीड करती थी और भी ज्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशंस में, जो लीड करता था और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने में उस इलाके में और बचे हुए माओवादियों के सरेंडर में। और ये साइकिल चलता ही रहता था। मैं आपको कुछ सरेंडर स्टोरीज बताता हूँ क्योंकि ये रिवील करती हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का ह्यूमन साइड। पहली है कॉमरेड कार्तिक की कहानी। कॉमरेड कार्तिक जो था वो सीनियर एरिया कमांडर था छत्तीसगढ़ में। इसने मूवमेंट को 15 साल पहले ज्वाइन किया था, 15 साल से मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था। उसने 2023 में 8 एसोसिएट्स मतलब 8 साथियों के साथ सरेंडर किया। अपने सरेंडर स्टेटमेंट में उसने कहा कि मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा वायलेंस ट्राइबल पीपल की हेल्प नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ उन्हें ज्यादा सफरिंग्स दे रहा था। दूसरी कहानी है कॉमरेड माया की। कॉमरेड माया वुमेन्स विंग लीडर थी झारखंड में। उसने मूवमेंट 18 साल की उम्र में ज्वाइन किया था, बिलीविंग कि वो वुमेन्स राइट के लिए फाइट कर रही है। लेकिन इस दौरान उसने डिस्क्रिमिनेशन और एब्यूज एक्सपीरियंस किया था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब उसने 29 साल की उम्र में सरेंडर किया, उसने कहा मुझे लगा था कि मैं इक्वालिटी के लिए फाइट कर रही हूँ, लेकिन हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही इक्वालिटी नहीं थी। और शायद सबसे सिग्निफिकेंट सरेंडर था एक टेक्निकल एक्सपर्ट का, एक आईडी स्पेशलिस्ट का, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर न्यूमरस अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसके सरेंडर ने न सिर्फ एक डेंजरस ऑपरेटिव फील्ड से रिमूव किया, बल्कि क्रूशियल इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड की माओविस्ट बॉम्ब मेकिंग की टेक्निक्स के बारे में और उनके हाइडआउट्स के बारे में।
सिक्योरिटी ऑपरेशंस और सरेंडर पॉलिसी के पैरेलल कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट हो रहा था। ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट रेवोल्यूशन चल रहा था। डिकेड से यानी दसियों सालों से ये एरियाज पूरी तरीके से निगलेक्ट हुए थे, लेकिन अब सडनली ये प्रायोरिटी एरियाज बन गए थे। वहाँ पे रोड्स बने, रिमोट विलेजेस को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट किया गया, मोबाइल टावर्स खड़े हुए, इन इलाकों को पहली बार कम्युनिकेशन नेटवर्क से जोड़ा गया था। स्कूल और हेल्थ सेंटर्स भी स्टैब्लिश हुए, बैंकिंग सर्विसेज उन विलेजेस तक पहुंची जिन गांव वालों ने कभी तक बैंक की ब्रांच भी नहीं देखी थी। लेकिन ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं था, गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पे भी फोकस किया। मनरेगा एक्सपेंड हुआ एम्प्लॉयमेंट गारंटी करने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज भी प्रमोट हुई, टूरिज्म डेवलप हुआ, स्पेशली इको टूरिज्म और ट्राइबल टूरिज्म। माइनिंग कंपनीज को फोर्स किया गया रेवेन्यू शेयर करने के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ। जो इम्पैक्ट था वो ट्रांसफॉर्मेशनल था। पहली बार ट्राइबल यूथ के पास लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज थी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब वो माओवाद ज्वाइन करना नहीं, बल्कि पढ़ लिख कर, स्किल्स सीखकर खुद को और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए सोचते थे। 2022 तक कंडीशन पीस निगोशिएशंस के लिए काफी हद तक सही हो गई थी। माओइस्ट मूवमेंट कमजोर हो चुका था, उनकी लीडरशिप खत्म हो चुकी थी और उनका पॉपुलर सपोर्ट या कहें तो जो पीपल्स चॉइस बने हुए थे वो भी खत्म हो चुका था। सेम टाइम पे गवर्नमेंट ने दिखा दिया कि उनका एजेंडा और मकसद क्लियर है, उन्हें माओवाद खत्म करना है किसी भी कीमत पर। उन्होंने दोनों रास्तों की झलक भी दिखा दी, अपने मिलिट्री पावर से उन्हें एलिमिनेट करके भी और दूसरी तरफ उनकी प्रॉब्लम्स और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करके भी। चॉइस उनकी थी कि उनको क्या एक्सेप्ट करना है। पहली सीक्रेट मीटिंग होती है छत्तीसगढ़ के जंगलों में, एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे। ये सीन जरा इमेजिन कीजिए, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडिंग सीनियर आईएएस ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स माओइस्ट निगोशिएटर्स के साथ एक ही टेबल पे बैठे हैं। निगोशिएशन कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट थी। माओइस्ट ने इनिशियली डिमांड की है कि उनको कंप्लीट एमनेस्टी चाहिए, मतलब उनके सारे गुनाह माफ हो जाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस विड्रॉ कर ली जाए उनके इलाके से और उनको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्वीकार किया जाए। गवर्नमेंट की पोजीशन क्लियर थी, पहले सरेंडर करो फिर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्रेजुअली मिडिल ग्राउंड इमर्ज हुआ, गवर्नमेंट मान गई कि स्टेप बाय स्टेप सरेंडर होगा, इमीडिएट मास सरेंडर की बजाय धीरे धीरे प्रोसेस होगा। रिटर्न में जो माओवादी थे वो भी मान गए कि सभी वायलेंट एक्टिविटीज बंद हो जाएंगी उस एरिया में। जैसे मैं 2025 में आपसे बात कर रहा हूँ, हम इस 50 साल की लड़ाई के फाइनल चैप्टर्स को विटनेस कर रहे हैं। जो रेड कॉरिडोर था वो श्रिंक हो गया है कुछ डिस्ट्रिक्ट के स्मॉल पॉकेट्स में। वायलेंस जो है 95% से ज़्यादा डिक्रीज हुई है, 95%। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हजारों फॉर्मर माओइस्ट सक्सेसफुली घुल मिल गए हैं सोसाइटी के साथ। इस पीस प्रोसेस की सक्सेस वैल्यूएबल लेसन्स देती है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ये दिखाता है कि सबसे मुश्किल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ भी जो हैं वो भी सुलझाई जा सकती हैं अगर दृढ़ निश्चय हो, जेन्युइन डेवलपमेंट एफर्ट्स हों और बातचीत करने के लिए दोनों पक्ष तैयार हैं। ये स्टोरी हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। पहला कि वायलेंस कभी आंसर नहीं है किसी भी सोशल प्रॉब्लम का। शुरुआती माओविस्ट के पास लेजिटिमेट ग्रीवियंसेस थे, प्रॉब्लम थी, लेकिन उनके वायलेंट मेथड ने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए चीज़ें बद से बदतर बना दी जिन्हें वो रिप्रेजेंट करने की क्लेम करते थे। दूसरा कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन से किसी आइडियोलॉजी को खत्म नहीं किया जा सकता, आपको जड़ से प्रॉब्लम्स को खत्म करना पड़ेगा जो ऐसे माओवादी विचारधारा को जन्म देती हैं। और तीसरा कि पेशेंस और परसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉन्फ्लिक्ट 50 साल चला और फाइनली इसको खत्म करने में भी कई दशक की मेहनत लग गई। चौथा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। आसान शब्दों में सबका साथ और सबका विकास। ये सिर्फ मॉरली लाइट नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी बहुत ज़रूरी है। जब लोगों का भरोसा सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट में होता है तो वो उन अराजक तत्वों को सपोर्ट नहीं करते जो उसे जो उस गवर्नमेंट को या उस देश को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और फाइनली कि बातचीत और सुलह हमेशा बेटर ऑप्शन है कंटिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट से, चाहे कितनी भी खराब पास्ट क्यों ना रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस स्टोरी को कंक्लूड करते हुए चलिए याद करते हैं उन सब लोगों को जिन्होंने इस पीस को पॉसिबल बनाया। सिक्योरिटी पर्सनल्स जो अपनी जान की बाजी लगाकर ऑर्डर मेंटेन करते रहे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिन्होंने सक्सेसफुल पॉलिसीज बनाई और उसको इंप्लीमेंट किया, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने जिन्होंने कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के बीच ब्रिज बनने का काम किया, ट्राइबल लीडर्स ने जिन्होंने डेवलपमेंट को डिस्ट्रक्शन के ऊपर चूज किया, और हाँ, उन फॉर्मर माओवादियों को भी जिन्होंने हिम्मत दिखाई और वायलेंस छोड़कर पीस की राह पर चले। आज उन गांवों में जो कभी बैटलफील्ड हुआ करते थे, बच्चे स्कूल जा सकते हैं बिना किसी भी डर के, और जाते हैं। किसान अपनी उपज मार्केट्स में बेचते हैं जो नए रोडों से कनेक्ट हो चुके हैं। जो यूथ है वहाँ का, यंग पीपल है, वो इंस्पायर करते हैं कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनने के लिए, रेदर देन गुरिल्ला फाइटर्स। ये है असली जीत। ये नहीं कि एक साइड ने दूसरी साइड को डिफीट किया, बल्कि शांति ने वायलेंस को डिफीट किया, आशा ने निराशा को हराया और डायलॉग यानी बातचीत ने डिस्ट्रक्शन को हराया। दोस्तों, ये थी भारत की सबसे लंबी वॉर और कैसे वो फाइनली एंड हुई उसकी कहानी। एक स्टोरी जो प्रूव करती है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कोई हेट्रेड इतनी डीप नहीं और कोई भी प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है कि हम उसे अपने बुद्धि, पेशेंस
और जेन्युइन कमिटमेंट और न्याय के साथ उसे खत्म करने की कोशिश नहीं कर सकते और उसे खत्म नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगली इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव ऑल, फीड ऑल एंड सर्व ऑल। राधे राधे।